whenever any business is affected because of any calamity or disaster, then not only the property is damaged, but also the business is disturbed for a particular time period. हर एक बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग होता है ना। कोई स्मॉल बिजनेस होगा जहाँ पे फायर हुआ है या शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो it may resume the normal operations within a month or two. Okay, for some businesses it may take 6 months, 8 months, 10 months. For certain businesses it may take as much as 3-4 years. Okay, so depending upon the size of business, it takes time to recover or come to the normal level जो आपका फायर के पहले का लेवल था, उस पे आने के लिए उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है। ओके, जैसे अगर हम हमारा जो अटैक हुआ था some 12 years back on होटल ताज एंड अदर प्लेसेस, तो वो काफी टाइम तक बंद रहा था एंड द लॉस वाज एस्टिमेटेड इनटू मल्टीपल करोड्स ऑफ रुपीस। तो प्रॉपर्टी तो डैमेज हुआ ही, बट वहां पे काफी सारे टूरिस्ट आना इनिशियली बंद हो गए थे, है ना। होटल का कुछ पार्ट कंप्लीटली बंद था पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। सो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ सेल्स यू विल बी लूजिंग ऑन द प्रॉफिट पार्ट। ओके, तो आपका बिजनेस कुछ पीरियड के लिए डिसकंटिन्यू रहता है या डिस्टर्ब रहता है, तो उसमें आपने जो प्रॉफिट अर्न नहीं किया, दैट इज कंसिडर्ड एज लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसका भी पॉलिसी अवेलेबल होता है। ओके, इसमें मैंने आपको सबसे पहली चीज ये लिखवाई थी कि आपको इंडेमनिटी पीरियड कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंडेमनिटी पीरियड? इंडेमनिटी पीरियड का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल, आपने जो भी पॉलिसी लिया है, ओके, तो आपको उस पॉलिसी में एक टर्म टाइम पीरियड डिफाइंड होता है। मतलब आप ऐसा बोलोगे कि कोई भी एक्सीडेंट के बाद मेरा बिजनेस 2 साल तक डिस्टर्ब रहा, तो आपके बोलने से ऐसा प्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए कई सारे एविडेंसेस भी लगेंगे एंड एट द सेम टाइम वेदर दैट मच टाइम पीरियड इज कवर्ड बाय योर पॉलिसी और नॉट। ओके, आपने पॉलिसी लिया था तब आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया गया था कि हम आपको 6 मंथ्स का टाइम देंगे नॉर्मल लेवल पे आने के लिए। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट आप अर्न नहीं करने वाले हो, प्रॉफिट दैट यू हैव लॉस्ट, ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आपके वहां पे कोई भी ट्रेजेडी हुआ, ओके, उस दिन से लेके 6 मंथ्स तक के टाइम पीरियड तक का हम आपको जो भी प्रॉफिट आपने गवाया है वो हम आपको देंगे। ओके, in case your business recovers within 4 months, so the indemnity period would be the time period that is specified in the policy or the time taken for recovery, whichever is lower. In case you are taking 8 months for the recovery, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी 6 months का ही indemnity पीरियड कंसिडर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लेम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न वाज इंडेमनिटी पीरियड। ओके, तो वो आपको यहाँ पे कवर हो गया, व्हाट इज इंडेमनिटी पीरियड। दूसरा चीज था व्हाट इज जीपी रेशियो। आपको क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन है, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। हमेशा इसी फॉर्मूला से ही काम करने का। ओके, तो आगे बढ़ेंगे तो जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फिर आपका कितना टर्नओवर कम हुआ। आप बोलोगे कि अगर मैं ये 4 महीने तक अपना पीरियड गिनता हूँ, तो इन्हीं 4 मंथ्स में पिछले साल मेरा टर्नओवर 5 लाख का था,
ओके, सी फॉर एग्जांपल ये फायर हुआ 2020 में, और आप बोलोगे कि 2019 में इसी पीरियड में जो 4 महीने की हम बात कर रहे हैं तब मेरा टर्नओवर 5 लाख था। 2020 में ड्यू टू फायर ये टर्नओवर मेरा 2 लाख हो गया। तो अगर मैं ये सेम लेवल भी कंसिडर करता हूँ तो मेरा 3 लाख रुपीज का टर्नओवर गया। आई लॉस्ट द टर्नओवर ऑफ 3 लाख रुपीज। तो ये टर्नओवर का लॉस है, उसको जीपी रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट मैंने सेल की वजह से गवाया। हाउ मच प्रॉफिट आई हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड टर्नओवर। ओके, पहले क्या गिना? इंडेमनिटी पीरियड, दूसरा जीपी रेशियो। ये जीपी रेशियो कौन से टर्नओवर पे अप्लाई होगा? द टर्नओवर दैट इज लॉस्ट। इसको शॉर्ट सेल्स भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट सेल्स। ओके, और इस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा जीपी रेशियो, तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना जीपी आपने गवाया है। द फोर्थ वाज जीपी लॉस। ये एक आपका यहाँ पे ऐसा बोलते हैं ना कि अध्याय खत्म होता है। ओके, सो इट इज हाउ द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। अभी इन लोगों ने जो थियरी दिया है वो पढ़ते हैं। When a fire occurs, apart from the direct loss on account of stock, as I told, okay, stock के साथ साथ दूसरी assets भी destroy होती हैं, and there is also a consequential loss because for some time the business is disorganized or maybe discontinued, okay, and during that period the standing expenses, इसको हम costing में फिक्स्ड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट। वेदर यू डू द बिजनेस और नॉट, डू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और नॉट, सर्टेन एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी देयर लाइक रेंट, सैलरीज एटसेट्रा, ना ये तो चलेगा ही, है ना। वो तो अभी हम लॉकडाउन में भी देख रहे हैं। इवन इफ वी आर नॉट डूइंग बिजनेस वी हैव टू पे रेंट फॉर व्हाटएवर प्रॉपर्टी वी हैव टेकन ऑन रेंट। हर एक बिजनेस को पे करना पड़ता है। Moreover, there is a loss of profit which the business would have earned, कमाया होता अगर नॉर्मल लाइफ चल रही होती तो, है ना, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो। This loss can be insured against by a loss of profit or consequential loss policy. There must be a separate policy. मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये लॉस ऑफ स्टॉक का पॉलिसी लिया तो उसके अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए भी आपको सेपरेट पॉलिसी लेना पड़ेगा। ओके, व्हाट इट कवर्स? लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट का कैलकुलेशन सीखा है। एंड नंबर 2, एनी इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। कई सारी बार ऐसा होता है कि मेरा खुद का प्रेमाइसिस था, मान लो, है ना, और वहां पे फायर या शॉर्ट सर्किट की वजह से वो पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। ओके, तो वहां पे जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क चलेगा 2-4 महीने तक। तो व्हाट आई डिड, मेरे नियर बाय 2-4 प्लेसेस छोड़ के एक शॉप वैकेंट पड़ा हुआ था, तो मैंने वो रेंट पे ले लिया, टेम्पररी उसको शिफ्ट कर दिया मेरा बिजनेस। तो व्हाट आई डिड, I wanted to continue with my business. मुझे मेरा बिजनेस कंटिन्यू करना था, इसके लिए मैंने नियर बाय एक प्रॉपर्टी रेंट पे ले लिया और वहां पे वर्किंग स्टार्ट कर दिया। सो बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट माय कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंक्रीजेस, माय कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंक्रीजेस व्हिच इज कॉल्ड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। इसको भी हम चाहें तो पॉलिसी में इंक्लूड करवा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको प्रॉफिट की वजह से जो पॉलिसी मिलेगा वही है। इवन यू कैन हैव द पॉलिसी ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस दैट यू आर गोइंग टू इनकम। इन एवरी बिजनेस देयर इज सम स्टैंडर्ड बाय व्हिच इट्स एक्टिविटी और प्रोग्रेस कैन बी एक्यूरेटली जज्ड। हर एक बिजनेस का एक स्टैंडर्ड होता है ना। जैसे नॉर्मली मान लो कि आप कहीं पे कुछ खाने के लिए गए हो, है ना, नॉर्मल एक रोड साइड लारी है या ऐसा कुछ है। ओके, तो आप
वहां पे जो कस्टमर आते हैं ना उसके बेसिस पे जज करते हैं कि इसका रोज का बिजनेस कितना होगा, ये 5,000 तो रोज का कमाता ही होगा, 10,000 तो रोज का कमाता ही होगा. सो देयर इज सम स्टैंडर्ड बाय व्हिच द एक्टिविटीज और प्रोग्रेस कैन बी जज्ड. हर एक बिजनेस का ऐसा एक मेंटेन्ड स्टैंडर्ड होता है, तो always after a certain years, but it is always there. It may be sales affected or the quantity of goods produced. To measure the loss suffered by a firm due to fire, it is necessary to set up some standard expressed in such units. तो मैंने ये standard कैसे explain किया आपको? इसी पीरियड में, जिस पीरियड में मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा ये 4 महीने के लिए, उसी पीरियड में मेरा प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कितना था, है ना? तो वो था 5 लाख रुपए. तो उसकी कंपैरिजन में मेरा टर्नओवर हुआ 2 लाख रुपए और मेरा सेल्स लॉस्ट है 3 लाख रुपीस. तो आई हैव सेट सम स्टैंडर्ड. ये मेरा स्टैंडर्ड है कि इस महीने में मेरा इतना टर्नओवर तो होता ही है. कई सारी बार इसमें एक ट्रेंड भी आपको नजर में आता है. यू कैन सी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स बिजनेस कि हर साल मेरा बिजनेस ऑन एन एवरेज 5% ग्रो कर रहा है. माय बिजनेस इज ग्रोइंग बाय ऑन एन एवरेज 5%. तो इधर 5 लाख है, तो व्हाट वुड आई एक्सपेक्ट? 2019 में 5 लाख था, तो मेरा टर्नओवर में कितना एक्सपेक्ट करूंगा? 5% हायर, 5,25,000. तो इस ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा. ओके, एंड एज कंपेयर्ड टू दैट माय टर्नओवर इज लेस, तो अभी लॉस हो जाएगा 325 का. ये तो मैंने सेम लेवल पे गिना था, ये 5 लाख एंड 2 लाख. बट अगर कुछ ट्रेंड है, ये ट्रेंड इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है. जैसा आपको क्वेश्चन में दिया हो वैसा आपको देखना पड़ेगा. ओके, रियल लाइफ में आपको उनके प्रीवियस ईयर का ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ता है. There should be a direct relation between the amount of standard and the amount of profit raised. कुछ इसका रिलेशन होना चाहिए, तो ये रिलेशन उन्होंने बनाया रेशियो. A comparison between the amount of standard before and after the fire will give a reliable indication of loss of profit. The most satisfactory unit of measuring the prosperity and therefore profit is usually turnover. देखो इधर एक वर्ड यूज किया यूजुअली. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हम टर्नओवर के बेस पे ही प्रॉफिट कैलकुलेट करें. कई सारी बार इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स भी आता है. नो डाउट हमारे जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें यही आने वाला है. एग्जाम में भी अगर पूछा गया तो यही आने वाला है. बट रियल लाइफ सिनेरियो में डिफर. हम टर्नओवर की जगह नंबर ऑफ यूनिट्स इन द प्रीवियस ईयर, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द करंट ईयर, ओके, ऐसा भी एक बेस यूज कर सकते हैं. बट यूजुअली क्या होता है? टर्नओवर. A claim for loss of profit can be established only if the insured premises or the property are destroyed or damaged by the peril defined. मैंने ये वर्ड लिखा था. peril का मतलब रिस्क डिफाइंड इन द पॉलिसी. आपने ऐसा लिखा या ऐसा पॉलिसी लिया that due to fire or flood if my property gets damaged and as a consequence of this damage I may lose some amount of profit. अब हुआ कुछ और है ना. हम सोच रहे थे फायर फ्लड का और हुआ अर्थक्वेक. तो ना तो आपको प्रॉपर्टी के डैमेज का पैसा मिलेगा, ना ही प्रॉफिट लॉस का पैसा मिलेगा. जो डिफाइंड पेरिल है, डिफाइंड रिस्क है, उसकी वजह से लॉस होगा तो ही मिलेगा. ओके, और दूसरा इंश्योरेंस के लिए लॉस का होना जरूरी है. The insured business carried on the premises is interrupted or interfered with as a result of such damage. इस डैमेज की वजह से आपका बिजनेस डिस्टर्ब होना चाहिए तो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलेगा. अगर आपका बिजनेस पहले जैसा ही कंटिन्यूअस चल रहा है तो फिर कोई क्लेम आपको मिलेगा नहीं.
एक तो डिफाइंड पैरल होना चाहिए। ओके, इसको हम इंश्योरेंस पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स पढ़ते थे बीएस में, है ना, उसमें एक था causa proxima. Can anybody tell me what is the causa proxima? तो है इशिता, ऐश्वर्या बोलो। ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता वो? It is nearness of cause. अच्छा, Proximity, क्या वर्ड इधर से कौन सा वर्ड पता चलेगा? Proxima is nearness of cause. तो जैसा मैंने आपको बोला कि फायर या फ्लड की वजह से बिजनेस का रिस्क है तो आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा। अभी ऐसा हुआ कि पहले अर्थक्वेक हुआ फिर फायर हुआ, या तो आपने अर्थक्वेक का पॉलिसी लिया था और पहले फायर हुआ फिर अर्थक्वेक हुआ, तो वो विच वाज द नियरेस्ट कॉज वो देखा जाए। वॉट एवर इज द नियरेस्ट कॉज वो आपका कंसिडर किया जाए। अभी वो कवर्ड है तो आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा, अगर वो कवर्ड नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज जस्ट थियोरेटिकल एस्पेक्ट, नो रिलेशन विद आवर प्रैक्टिकल क्वेश्चन so far as we are going to learn this chapter. Okay. A claim for loss of profit cannot arise if the claim for loss of property as a result of fire is not admitted. है ना, अगर इसका ही क्लेम रिजेक्ट हो गया तो बट ऑब्वियसली ये भी नहीं मिलेगा, है ना। किसी ने इंटेंशनली आग लगाई, ऐसा होगा, है ना, पॉसिबल है कि अभी लॉकडाउन की वजह से कई सारे बिजनेसेस डिस्टर्ब हो गए और उनको पता है कि हमारा रिवाइव होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो एक काम करो, जगह को जला दो, किसी भी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दो, इंश्योरेंस का पैसा ले लो और कुछ भी तरह के सेटलमेंट करके इस जगह को छोड़ो। अभी आपने पॉलिसी लिया हुआ था, है ना, बट जब इंश्योरेंस कंपनी वाले आए उन लोगों ने सर्वे किया, आसपास में कुछ इंक्वायरीज की और वहां से पता चला कि ये फायर अनइंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल था, मतलब अपने आप लगा हुआ नहीं है, ये किसी ने फायर लगाया है और बिजनेस के ओनर्स में से ही किसी ने लगाया है, तो आपका प्रॉपर्टी का क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है और प्रॉफिट का क्लेम भी। मतलब अगर प्रॉपर्टी का रिजेक्ट हो गया तो बट ऑब्वियस है प्रॉफिट का भी रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी आगे, it is possible that the business of the insured may suffer because of the fire in the neighborhood. पास में आग लगी थी और हमारा बिजनेस सफर हुआ, आसपास में जब फैक्ट्रीज या शॉप्स होती हैं या घर होता है, okay, not causing damage to the property of insured, मतलब स्टार्ट वहां से हुआ, ओके, उधर ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं, पर हमारे घर में ज्यादा नुकसान हो गया, किसी और के घर में स्टार्ट हुआ, किसी और की प्रॉपर्टी में फायर स्टार्ट हुआ, तो उनको कुछ नहीं हुआ, लॉस हमारा हो गया। ओके, सच इवेंचुअलिटीज मे बी कवर्ड बाय एग्रीमेंट विद द इंश्योरर ऑन पेमेंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम। इफ फायर डज नॉट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस देयर कैन बी नो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। एज आई टोल्ड, अगर आपका बिजनेस डिस्टर्ब ही नहीं हुआ है तो आपको प्रॉफिट का क्लेम नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी का मिल सकता है। और आप इसमें और एक चीज ऐड करवा सकते हो कि अगर मेरी प्रॉपर्टी में कुछ डिस्ट्रक्शन होता है या कुछ कैलामिटी होता है, डिजास्टर होता है और नुकसान नेबर में होता है ना, द नेबर्स आर अफेक्टेड, इन दैट केस इनका लॉस भी आप पॉलिसी में कवर करवा सकते हो, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर द सेम। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मली व्हीकल यूज करते हो ना, हम सब लोग व्हीकल यूज करते हैं, ओके,
तो व्हीकल में एक क्लॉज होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? मतलब आपके व्हीकल की वजह से अगर किसी और को लॉस हुआ है ना, आपका व्हीकल किसी के साथ टकरा गया है ना, कोलाइड हो गया, और उसकी वजह से सामने वाले को लगता है, उसकी व्हीकल को डैमेज होता है या कुछ भी किसी भी तरह से उसको लॉस होता है, तो दैट लॉस इज आल्सो कवर्ड बाय इंश्योरेंस। आपको जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाओगे तो बोला जाएगा कि आपको भी मिलेगा और थर्ड पार्टी को भी मिलेगा। ये डिपेंडेंट है कि आप कौन सा वाला पॉलिसी लेते हैं। इफ इट इज अ फुल इंश्योरेंस मतलब इसमें आप भी कवर्ड हो, थर्ड पार्टी भी कवर्ड है। इफ इट इज ओनली थर्ड पार्टी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड पार्टी को जो नुकसान होगा वो पॉलिसी वाला कंपनी दे देगा। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा है कि आपकी प्रॉपर्टी से शुरू हुआ पर आपको डैमेज नहीं हुआ, बाजू वाले की प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, तो उसका भी प्रीमियम आप एक्स्ट्रा पे करके पॉलिसी में रिस्क ऐड करवा सकते हैं। And it does not mean that if there is a large property claim, there will also be a large claim for loss of profit. जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉपर्टी का क्लेम बड़ा है तो प्रॉफिट का भी क्लेम बड़ा होगा, या प्रॉफिट का क्लेम बड़ा है तो प्रॉपर्टी का क्लेम भी बड़ा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इनका रिलेशन नहीं है कुछ, there is no relation as such. प्रॉपर्टी में भी ह्यूज और इसमें स्टॉक कम हो सकता है, आपका सेल्स का टर्नओवर कम हो सकता है, पॉसिबल है। व्हाट आर द टर्म्स डिफाइंड, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय एडिंग टू द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो इधर फॉर्मूला में लिखा हुआ है। जीपी रेशियो कैसे फाइंड आउट किया है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या बोला था? फिक्स्ड कॉस्ट। और इफ देयर बी नो प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट है ही नहीं, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में से हम लोग नेट लॉस माइनस कर देंगे, फॉर्मूला बदल जाएगा। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नेट लॉस divided by turnover into 100. Okay, the amount of insured standing charge is less such a proportion of net trading loss. Okay, net profit is what? It is a net, देखो हर जगह पे कौन सा वर्ड लिखा? ट्रेडिंग प्रॉफिट। ओके, इसमें से आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? से फॉर एग्जांपल मैंने मेरा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है P&L में, पर इस नेट प्रॉफिट में रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, है ना, ये सारी चीजें हैं। अब अगर ये सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसका बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ कोई कंसर्न नहीं है, तो इसको नेट प्रॉफिट में से निकाल दिया जाएगा। इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड accretion and all outlay properly chargeable to capital resulting from the business of the insured at the premises after due provision has been made for all standing and other charges including depreciation. जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस है उसका प्रोविजन, खर्चा सब माइनस करो, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट इनकम कौन सा कंसिडर करने का? ओनली ट्रेडिंग इनकम, ये सब नॉन ट्रेडिंग है। ओके, तो इसको कंसिडर नहीं करने का। नेक्स्ट इज इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मॉर्गेज लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। Whether you do the business or not, आपको कंपल्सरी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, पर टैक्सेस कौन से? जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्सेस है वो।
इनकम के ऊपर जो टैक्सेस है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाते. ओके, salary of permanent staff, wages to skilled employees, boarding and lodging of resident directors, managers, directors fees, unspecified standing charges, और वो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये आपको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में लिस्ट दिया हुआ, कौन से स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस हो सकता है. सो वी हैव अंडरस्टूड जीपी, एनपी एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. इसी 3 चीजों के ऊपर आपका पूरा क्वेश्चन बेस्ड होगा. द क्वेश्चन विल रिवॉल्व अराउंड दीस 3 थिंग्स ओनली. ओके, हमको एक क्लेम मिलेगा प्रॉफिट का, दूसरा क्लेम मिलेगा स्टैंडिंग चार्जेस का. इन दोनों का टोटल जो होगा, ओके, वो आपको मिलेगा. ओके, मैं जो भी चीज समझा रहा हूँ बराबर ध्यान से समझना प्रॉपर. ओके, हमने पहले क्या देखा, इंडेमनिटी पीरियड, दूसरा जीपी रेशियो, तीसरा शॉर्ट सेल्स टर्नओवर लॉस्ट, चौथा जीपी लॉस्ट. तो जीपी लॉस के लिए हम क्या करेंगे, 2 into 3. ओके, यहाँ पे आपका एक पोर्शन खत्म होता है. अब पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 सेज सम इंश्योरेबल, सम इंश्योरेबल का मतलब क्या कि आपका इंश्योरेंस होना कितना चाहिए था. What should have been the insurance amount? चलो मैं आपको रैंडमली ऐसा लिख के बता देता हूँ कि 3 लाख रुपए होना चाहिए. Your amount of policy should have been 3 lakh. चलो नेक्स्ट है क्लेम फॉर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. किसका क्लेम है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. इसके लिए भी एक आपको फॉर्मूला दिया होगा, एक प्रोसेस दिया हुआ है. इसमें हम बोलेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो 1 यू हैव लॉस्ट दिस, सेकंड यू हैव लॉस्ट दिस, मतलब इतना आपको खर्चा करना पड़ेगा. तो 7th वुड बी टोटल ऑफ 4 and 6, और 8th होगा आपका क्लेम. अब ये क्लेम में भी वापस आपका फुल इंश्योरेंस था, ओवर इंश्योरेंस था कि अंडर इंश्योरेंस था, वो जज करना पड़ेगा. हाउ विल यू जज, आप जज कैसे करोगे. ओके, तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है. जैसा मैंने आपको लॉस ऑफ स्टॉक में ऐसा सिखाया था कि आपका पॉलिसी का अमाउंट को कंपेयर करना है स्टॉक के अमाउंट के साथ. पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है या इक्वल है तो फुल इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस होता है. अगर पॉलिसी का अमाउंट स्टॉक के अमाउंट से कम है, इट विल बी कंसिडर्ड एज अंडर इंश्योरेंस. ये किसके रिलेशन में था, लॉस ऑफ स्टॉक के रिलेशन. लॉस ऑफ प्रॉफिट में कैसे देखा जाता है, हाउ टू सी द लॉस ऑफ प्रॉफिट. अगेन पॉलिसी को कंपेयर करेंगे सम इंश्योरेबल के साथ. अगर ये इक्वल है तो फुल इंश्योरेंस, ग्रेटर देन है ओवर इंश्योरेंस, लेस देन है अंडर इंश्योरेंस. ओके, चलो फुल है तो जितना क्लेम 7 में है इक्वल टू 8 हो जाएगा, ओवर है 7 इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा. बट अगर अंडर है तो वापस हमने जो क्लेम वाला फॉर्मूला लिखा था, क्लेम का फॉर्मूला क्या था, पॉलिसी डिवाइडेड बाय सम इंश्योरेबल इनटू पॉइंट नंबर 7. You will be getting a proportionate amount of claim. Please be very much clear. अभी मैंने आपको इसका जो भी फॉर्मूला या कुछ भी है वो डिटेल में नहीं गए हैं. यू प्लीज अंडरस्टैंड द स्टेप्स फर्स्ट. सबसे पहला इंडेमनिटी पीरियड. ओके, तो आपका बिजनेस जितने महीनों के लिए डिस्टर्ब रहा वो, या आपकी पॉलिसी में जो डिफाइंड है वो, whichever is lower,
तो सारा कैलकुलेशन इस पे बेस्ड होगा। नंबर 2 क्या था, इस पीरियड के लिए, ये जो लोअर पीरियड है उसके लिए आपका जीपी गया कितना, सॉरी जीपी का रेशियो कितना है। ये ट्रेंड के बेसिस पे पता चलता है कि आपने पिछले साल में कितना कमाया है। तीसरा शॉर्ट सेल्स, आपका सेल होना चाहिए था 5 लाख, हुआ 2 लाख, यू लॉस्ट 3 लाख ऑफ सेल्स, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा जीपी लॉस। यहाँ पे एक प्रोसेस खत्म हुआ। अब दूसरा, आपका इंश्योरेंस होना कितना चाहिए था, वो आपने ढूंढ लिया। उसके बाद इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम कितना, आपको 2 क्लेम मिलते हैं, हमने आगे स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक प्रॉफिट का क्लेम मिलेगा, दूसरा चार्जेस का क्लेम मिलेगा, प्रोवाइडेड यू हैव इंक्लूडेड द सेम इन द पॉलिसी। हम ऐसा मान के चलेंगे कि वो भी पॉलिसी के अंदर है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो एक अमाउंट आ गया। नाउ यू हैव एडेड 4 and 6 टू अराइव एट एन अमाउंट। आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा स्ट्रेट अवे अगर आपका इंश्योरेंस फुल है तो, ओवर है तो, अंडर होगा तो प्रपोर्शनल।